हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो आप लोगों की बायोलॉजी है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका हम आज की ये वीडियो में पार्ट 1 देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पार्ट 1 कराएंगे और हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस यानी बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको 2-2 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। और 2024 में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेना। जैसे जैसे मैं बताता चलूँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन को नोट करता चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य बताना पड़ता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपसे सिंपल से पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, आप बताएंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये लाल, ठीक है ना, ये लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो गया। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। कितने नंबर का? तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है और जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर बायोलॉजी के, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन की तैयारी हम करा रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परिवहन संवहन से आप क्या समझते हैं। यानी कि परिवहन हो या फिर संवहन हो तो उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या है कि शरीर में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है ना। यानी शरीर में क्या क्या पाया जाता है? तो शरीर में भोज्य पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, यानी जो हम खाते हैं वो भी होता है, और जो उत्सर्जी पदार्थ यानी जो हमारे शरीर के उपयोगी पदार्थ नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। तो शरीर में सभी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी पाई जाती है और जल भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आदि का जो संवहन होता है ना, आदि का आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को परिवहन या संवहन कहते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल सी भाषा में समझें, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ समझो, जैसे कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है ना, कोई चीज़ हमने ये मान लीजिए है, ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, और एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं और इन 4 चीज़ों को ना एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए ये पहला स्थान है, ठीक है, और यहाँ तक ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने की क्रिया होती है उसको हम लोग समझ सकते हैं कि वो परिवहन या संवहन कहलाती है। और कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं? तो भोज्य पदार्थ हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है ना। इन पदार्थों का ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन या संवहन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि है रुधिर दाब किसे कहते हैं, ठीक है। रुधिर दाब किसे कहते हैं? तो काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि रुधिर दाब क्या है ना, और काफ़ी लोगों को इसका आंसर अलग अलग भाषा में भी पता होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का है कि हृदय रक्त को धमनियों में भेजता है। यानी भैया, जो आप लोगों का हृदय होता है, ठीक है ना, ये हृदय जो रक्त होता है यानी आपका जो ब्लड होता है यानी खून, इसको धमनियों में भेजता है। इतनी बात समझ में आ गई कि जो हृदय होता है ये रक्त को धमनियों में भेजता है, यानी इसका
भेजने का मतलब होता है पंप करता है, ठीक है। तो आप इतना भी कह सकते हैं कि हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हृदय रक्त को धमनियों में भेजता है और रक्त धमनियों की भित्ति पर दबाव डालता है। यानी जो हृदय रक्त को धमनियों में भेजता है, यही हृदय धमनियों की जो दीवार होती हैं इन पर दबाव डालता है, ठीक है ना। और इसे रुधिर दाब या फिर रक्त दाब कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जो आपका रक्त हृदय होता है ये रुधिर को क्या करता है, धमनियों में भेजता है, ठीक है ना। अब जब ये रुधिर जो होता है धमनियों में जाता है तो ये जो धमनियों की जो दीवारें होती हैं, दीवार, ठीक है ना, तो आप समझेंगे जब 3D एनिमेशन मेरे पास तो नहीं है बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये धमनियों में ये रुधिर दबाव डालता है जिससे एक दाब उत्पन्न होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं रुधिर, ठीक है ना, रुधिर दाब या फिर रक्त दाब कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये तीसरा वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रुधिर दाब कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, इसके प्रकार बताइए। तो आप लिखेंगे कि रक्त दाब या फिर रुधिर दाब, दोनों में से कोई एक तरीके से प्रश्न पूछेगा, या तो रक्त दाब कह के पूछेगा या तो रुधिर दाब कह करके पूछेगा। तो देखिए रक्त दाब को दो अवस्थाओं में नापते हैं, सबसे पहले प्रकुंचन दाब और दूसरा आप लोगों का हो जाता है अनुशीतलन दाब। अगर मैं प्रकुंचन दाब की बात करूं तो भैया ये 120 mmHg का होता है और ये अनुशीतलन दाब आपका होता है 80 mmHg का, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, दो इसके प्रकार होते हैं, रुधिर दाब या फिर रक्त दाब के, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो इनको जल्दी से आप लोग नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का है कि रुधिर में एंटीजन व एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं। यानी जो रुधिर आपका होता है, ठीक है ना, रुधिर को जानते हो किस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो रुधिर की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, इस तरीके की, ठीक है। तो रुधिर में जो आपका एंटीजन होता है और आपका एंटीबॉडीज ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि रुधिर में प्रतिजन। अब देखिए प्रतिजन को हम लोग भी एंटीजन ही कहते हैं। ये जो प्रतिजन है इसका हिंदी नेम है, ठीक है ना, ये प्रतिजन इसका हिंदी नेम है और एंटीजन इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है ना। यानी बायोलॉजी का इंग्लिश नेम एंटीजन है। तो रुधिर में एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर स्थित होती है, ठीक है ना, और जो एंटीबॉडीज होते हैं ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, समझ गए। यानी जो आपका रुधिर में, अब देखिए रुधिर को मैंने आपको बताया ये रुधिर है, ठीक है ना। तो इस रुधिर में जो एंटीजन होते हैं ना वो लाल रुधिर कणिकाओं की जो सतह होती है वहां पर स्थित होते हैं। और अगर मैं बात करूं एंटीबॉडीज की तो ये रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। मतलब ये रक्त परिवहन क्या होता है इसको बताना है और ये कितने प्रकार का होता है इसको भी आपको बताना है। और इसी क्वेश्चन को अथवा में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, और करके। यानी अगर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। आप आंसर लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे आप लोग कि रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। यानी कि रुधिर परिसंचरण की क्रिया के द्वारा, या फिर कह सकते हो रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना क्या कहलाता है, रक्त परिवहन कहलाता है। और अगर हम बात करें इनके प्रकार की तो ये 2 प्रकार का होता है, खुला रक्त परिवहन और बंद रक्त परिवहन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना ये बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 2+2 इस तरीके से आएंगे और आपको मिल जाएंगे यहाँ से 4 नंबर, ठीक है ना। तो जितने भी आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा और अंतर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं वो भी कराऊंगा और आपके जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं मैं उनको भी कराऊंगा और MCQ तो मैं आपको डेफिनेटली करा ही दूंगा, ठीक है ना। तो उसकी तो टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से कंप्लीट तैयारी आपकी साइंस की हो जाएगी, आप बस टेंशन मत लीजिए। जितनी भी क्लासें आ रही हैं उनको डेली रेगुलर अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है जो कि है पाचन से संबंधित, ठीक है ना। अब देखिए हमारा एक पाचन एक अलग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। अगर जिनको नहीं पता मैं उनके जानकारी के लिए उनको मैं बता दूं
कि आप लोगों का एक टॉपिक है पाचन, ठीक है, पाचन तंत्र, ठीक है ना, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से कभी कभी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के और 1 नंबर का एमसीक्यू भी बन जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का आएगा कि भोजन के पाचन में, यानी कि भोजन के पाचन में लार क्या भूमिका है, यानी लार की क्या भूमिका है। तो यहाँ आप लोग लगा लीजिए की, ठीक है, कि यानी कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है आपको बताना है। तो आंसर आप लिखेंगे कि लार में सेलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम, यानी कि सेलाइवरी एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है। क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कि जो लार होती है, आपकी जो लार होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि लार में सेलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये आपका एंजाइम पाया जाता है कि लार में सेलाइवरी एमाइलेज नामक जो आपका पाचक एंजाइम होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये स्टार्च को शर्करा, यानी जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो रिएक्शन होती है फिर मैं उसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए जो आपका जटिल अणु होता है स्टार्च। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता स्टार्च क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो या फिर जो भी आप खाना खाते हो, ठीक है, तो भैया जो भी आप खाना खाओगे, है ना, वो तो जटिल अणु है। देखिए सबसे पहले भोजन आप खाते हो, आपके जो दांत होते हैं भोजन को चिबलाते हैं, इतने में आपका भोजन अंदर नहीं चला जाता है। आपके मुंह में जो लार होती है ना, लार, उसमें आपका पाया जाता है सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है ये भोजन को लिसलिसा कर देता है, ठीक है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारे पेट में चला जाता है आपकी इस नली के सहारे, ठीक है ना, आपकी गर्दन में जो नली होती है उसके सहारे चला जाता है। अब इसके जाने का मतलब ये होता है कि जो हमारा भोजन है वो बिल्कुल लिसलिसा हो जाएगा, तभी ना आसानी से जाएगा। तो जो ये हमारी क्रिया होती है ना, लार करती है, यानी भोजन को जटिल अणु से सरल अणु में आपकी सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है लार में, ठीक है। तो लार में ये एंजाइम पाया जाता है जिसके चलते जो होता है भोजन सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। ये शर्करा जो होती है, जो आपका भोजन सरल अणुओं में टूट जाता है, उसको हम लोग शर्करा कहते हैं। समझ में आ गया इस वाला क्वेश्चन। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी जो आप लोगों की एक रिएक्शन टाइप की या फिर समझ सकते हो एक अभिक्रिया टाइप की, उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये इसका है डेफिनीशन, यानी कि लार में सेलाइवरी एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में कमी है हीमोग्लोबिन की तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे इसका कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो आप लोगों का हीमोग्लोबिन होता है ना, ये रक्त में उपस्थित फेफड़ों से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। और यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है, यानी अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो इसकी मात्रा अगर आपके रक्त में यानी अगर आपके ब्लड में, खून में इसकी कमी होती है तो इसकी O2 की वहन क्षमता भी घट जाती है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है वैसे ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता होती है वो भी घटती चली जाती है और ऊतकों तक ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है, जिससे व्यक्ति शीघ्र थक जाता है। समझ में आ गया। यानी अगर आपको थकने की बीमारी है तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के आपके अंदर थोड़ी सी कमी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हों या फिर केमिस्ट्री के हों या फिर फिजिक्स के हों, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रेगुलर मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए हमने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा 4 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में
दो तरीके से पूछा जाएगा, तो वो किस तरीके से पूछा जाएगा वो समझिए। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है बताइए, तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिर बनेगा 4 नंबर का, ठीक है ना। फिर कितने नंबर का बनेगा? 4 नंबर का। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है बताइए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन दोनों लोगों को सीख लेना है, क्योंकि अगर आप दोनों सीख लोगे तो कोई अगर एक चीज़ पूछी जाएगी तो आप बड़ी ही आसानी से उसको कर दोगे, और अगर दोनों पूछे जाएंगे तो आप दोनों कर दोगे, और अगर दोनों आएंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का, और अगर एक आएगा तो क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो आप लिखेंगे इसमें कि ऑक्सीजन का परिवहन, ऐसे डालेंगे हेडिंग कि ऑक्सीजन का वहन, और फिर उसमें लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया में हीमोग्लोबिन, जो आपकी श्वसन की जो क्रिया होती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को श्वसन की क्रिया नहीं पता, और मैंने हालांकि इस टॉपिक को, ये जो आपका श्वसन टॉपिक है ना स्टूडेंट, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको आसानी से पढ़ा रखा है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, जो श्वसन टॉपिक है, श्वसन पूरा का पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 7 नंबर में इससे क्वेश्चन, मतलब इस पूरे टॉपिक से लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 1 नंबर में हो, पूछा जाता है। हर एक सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वहन किस तरीके से होता है, तो लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया में हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कणिकाओं में होता है, फेफड़ों में पहुंची हुई वायु में से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ले लेता है और वे ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का वहन होता है, समझ में आ गया। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है, ये लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित जो वायु होती है ना, लाल रुधिर कणिकाओं में जो वायु उपस्थित होती है, यानी फेफड़ों में जो आपके रक्त होता है उनमें लाल रुधिर कणिकाएं होती है, तो उनमें जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस ऑक्सीजन को ले लेता है और वहां तक ले जाता है जहां ऊतक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी ऊतकों द्वारा वहां तक ले जाता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन होता है। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो भैया इंसान या फिर मनुष्य थक जाता है, ठीक है। कोई भी हो, प्राणी जीव जंतु सभी थक जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस तरीके से होता है। इसमें देखिए, समझिए, इसमें देखिए क्या लिखेंगे आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है। यानी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये जल में अधिक घुलनशील है और इसलिए इसका हमारे शरीर में ऊतकों से फेफड़ों तक हमारे रक्त के प्लाज्मा में घुले रूप में वहन होता है। यानी जो आप लोगों का CO2 होता है, इसका जो वहन होता है घुले रूप में होता है, जहां से इसका विसरण रक्त से वायु में होता है और फिर यह नासा द्वारों के द्वारा मार्ग से बाहर निकल जाता है। यानी जो आपका CO2 होता है, ये नासा द्वार यानी मूत्र के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। और CO2 वैसे भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन 8वां हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूँ सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आप लोगों को जो PDF दी जाएगी वो फिर एक साथ दी जाएगी, ठीक है ना। जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आपके 100 क्वेश्चन बने, ठीक है ना, या तो 100+ क्वेश्चन बने, तो उन सभी की जो आप लोगों को PDF होगी, ठीक है ना, इन क्वेश्चन की, या फिर 100+ बने या फिर 100 बने, तो इनकी PDF जो होगी वो आपको एक साथ दी जाएगी, ठीक है ना। फुटकर में नहीं दी जाएगी, एक साथ दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए रह गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा है स्वपोषी पोषण से मैंने इसको लिया है, और इसका जो महत्वपूर्ण मोस्ट टॉपिक है, यानी कि इसका जो मेन टॉपिक है जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, वो आपका टॉपिक है पोषण, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने पोषण टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। यानी पोषण का जो फुल डिटेल टॉपिक है मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, तो आप पढ़ लीजिए। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए, ठीक। और अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके अंतिम उत्पाद या फिर उत्पादों, इनके अंतिम उत्पाद मतलब कि इसके उत्पाद क्या हैं वो आपको बताना है, ठीक। तो चलिए फिर आंसर में आप लिखेंगे
कि स्वपोषी का अर्थ होता है स्वयं से पोषण, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो स्वयं पोषण करते हैं, यानी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषी का अर्थ क्या होता है? स्वयं से पोषण, यानी स्वयं से किया हुआ पोषण, यानी स्वयं से पोषण जो करना, ये हमारा स्वपोषी होता है। ठीक है, अर्थात वे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, अतः ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक, इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत समस्या अच्छे नहीं समझ में आ गया। फिर इसी में देखिए, प्रायः हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अगर आपको मैं बताऊं तो केवल और केवल पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वयं भोजन करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी जीव जंतु प्राणी स्वयं भोजन नहीं बनाता है। और वो क्यों नहीं बनाता है वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेड़ पौधे आखिर में स्वयं अपना भोजन क्यों बनाते हैं। क्योंकि इनके द्वारा होती है क्रिया, और वो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। ये क्या करते हैं भैया, ये CO2 लेते हैं, मनुष्यों से CO2 लेते हैं, यानी वायु में। ठीक है ना, मनुष्य CO2 जो छोड़ते हैं, और वो CO2 ये पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए H2O की भी मात्रा लेते हैं, ये वाष्प के रूप में H2O को ग्रहण करते हैं। और क्लोरोफिल तो इनमें पा ही जाती है, आप सभी को पता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं ऊपर से, और अपना भोजन बना लेते हैं। और अपने भोजन में ये देखिए ग्लूकोज, ठीक है ना, H2O और CO2 बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये आपका CO2 होगा, केवल और केवल O2। ठीक है ना, तो फाइनली इस तरीके से आपकी ये क्रिया होती है। ठीक है ना, और ये जो क्रिया आप लोगों की है, ये स्वपोषी पोषण की क्रिया नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देखते हैं ये ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है ना, और यही ऑक्सीजन जो होती है ये मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है। तो अगर आप समझेंगे तो ऑक्सीजन किससे मिलती है? ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से भैया आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लोगे तो आने वाले और भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है ना, तो फाइनली इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।